हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लासेस पर। तो आज हमारा जो आपका ये वीडियो होगा वो यूपी टेट 2022 में जो भी सवाल आपसे पूछे गए थे, ठीक है, ईवीएस से, ठीक है, जो कि ईवीएस एक टेट की परीक्षा में 5वां भाग होता है, ठीक है, यानी लास्ट में यही करना होता है, ठीक है। तो जिसे हम लोग ईवीएस का मतलब है इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करेंगे हम लोग। इसमें 30 सवाल आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो देखिए पहला सवाल, देखिए पढ़िए जरा क्या है। लिखा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी भारत में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी कहाँ पे है। तो आप देखेंगे सबसे अधिक जो बायोडायवर्सिटी है वो है कहाँ पर, शांत घाटी में। शांत घाटी कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट में, ठीक है ना। और ये शांत घाटी क्या है, तो ध्यान रखना ये केरल में एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। एक प्रकार का क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान है। शांत घाटी का मतलब ये है शून्य वैली, ठीक है ना, क्या है, शून्य वैली भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप ध्यान रखेंगे कि जो जैव विविधता एक्ट कब आया, तो इसको बता रखना कि 2002 में आया था, ठीक है ना, 2002 में आया था। जैव विविधता जो क्या है प्राधिकरण है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है, यानी तमिलनाडु में है। उसके अलावा एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखेंगे जैव विविधता से जब हमने बात की है, तो कि अगर आपसे कहा जाए कि इकोटोन क्या होता है, इकोटोन, ठीक है, तो कहेंगे कि दो दो क्षेत्रों का ऐसा क्षेत्र, यानी दो क्षेत्रों का ऐसा क्षेत्र जो आपस में मिल रहे हों, जहां पे जैव विविधता ज्यादा होती है, उसे इकोटोन कहते हैं। जैसे आप समझें, अगर हम यहां पर हमने मान लिया कि ये हिस्सा एक है और एक हिस्सा ये है, दोनों का ये क्रॉस पॉइंट है। हमने माना कि ये ए हिस्सा है और ये बी हिस्सा है, और ये हिस्सा क्या है, संक्रमण क्षेत्र है। ये क्या है आपका, ये हिस्सा संक्रमण क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र। तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, इकोटोन, इकोटोन कहलाता है, ठीक है। इकोटोन क्या होता है, यानी सपोज करिए कि अगर जो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के, और इस हिस्से में इस प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों का ये क्रॉस पॉइंट है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें ये नजर आएगा कि यहाँ पर इन दोनों प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, है नहीं। तो हमें ये लगा कि भाई यहाँ पर तो जैव विविधता ज्यादा है। ए और बी का क्रॉस पॉइंट जो होगा वही कहलाता है इकोटोन, जहां पे क्या होता है, जैव विविधता ज्यादा होती है, ठीक है ना, जैव विविधता ज्यादा होती है। ये एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, एलपीजी के बारे में क्या असत्य है, तो ये है एलपीजी। तो एलपीजी के बारे में क्या गलत है, ये स्वच्छ ईंधन है, अच्छी बात है, हाँ है। तो ये मीथन का उत्सर्जन करती है, नहीं, तो भाई ये मीथन नहीं, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का उत्सर्जन करती है नहीं। बाकी नीचे वाली बात तो सही ही है। आगे देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। जो एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, ठीक है ना, उसके क्या क्या आपके कंपोनेंट हो सकते हैं। तो कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र होगा उसमें जैविक और अजैविक चीजें ही तो होंगी, ठीक है ना, जैविक और अजैविक चीजें ही तो होंगी। इसका मतलब यह है जैविक में क्या आ जाएगा, पेड़ पौधे जीव जंतु, है नहीं, जीवाणु विषाणु ये सारे आ जाएंगे, है नहीं। और अजैविक में क्या आ जाएगा, जैसे मृदा है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, पत्थर है, पहाड़ है नहीं, नदियां हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। मकर रेखा है, देखो मकर रेखा मैंने आपको समझाया था कि मकर रेखा साउथ वाला है, ठीक है ना, साउथ वाला, ठीक है। तो साउथ वाला है, इसका मतलब क्या है कि जो ये आप देखेंगे ना 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसे कहते हैं क्या, मकर रेखा। बाकी नॉर्थ वाला जो है ये तो फिर क्या कहलाएगा, कर्क रेखा कहलाएगा, कर्क रेखा, ठीक है। उदाहरण कर्क रेखा भारत के कितने, 8 राज्यों से क्या करता है, गुजरता है, ठीक है। अब ये 8 राज्यों में कौन कौन से देखेंगे, इस 8 राज्य में आपके देखेंगे कौन कौन से हैं, गुजरात, फिर कौन सा है,
महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये गुजरात के बाद में हमने महाराष्ट्र कहाँ लेके चले आए हैं। इसके बाद में है राजस्थान, राजस्थान। इसके बाद में है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यही तो 8 राज्य हैं। यही क्या है, 8 वो राज्य हैं। सबसे अधिक कहाँ से गुजरता कर्क रेखा गुजरती है सबसे अधिक, तो एमपी से सर्वाधिक। यहां से क्या है, सर्वाधिक। और न्यूनतम कहाँ है, राजस्थान। न्यूनतम राजस्थान से गुजरती है, ठीक है। अगला देखिए, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इकोसिस्टम ये है, इकोसिस्टम का शब्द सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। कब किया था, 1935 में किया था। कब किया था भैया, 1935 में किया था, ठीक है। ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम। लेकिन ध्यान रखेंगे जब सवाल आएगा इकोलॉजी का, इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने शब्द यूज किया था, तो 1866 में यूज किया गया था अर्नेस्ट हैकल द्वारा। किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैकल द्वारा, अर्नेस्ट हैकल द्वारा। निम्नलिखित में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित सर्वाधिक है। तो आर्सेनिक से सबसे प्रदूषित जो पानी है किस राज्य का, वो है पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है, क्यों, ऐसा क्या रीजन है। देखो भारत का जो पश्चिमी घाट है, ये हिस्सा, ये पश्चिमी घाट हिस्सा, तो भारत में जो पश्चिमी घाट हिस्सा है, वो जो ये वाला हिस्सा है, इधर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये शुष्क है। यहां वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कि ये पड़ता है वृष्टि छाया क्षेत्र में, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि रेन शैडो, यानी कि रेन शैडो एरिया के कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती है और ये एरिया शुष्क रह जाता है। बाकी पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा तो खूब वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से पे वर्षा नहीं होती है, क्योंकि उस पर बरसात नहीं होती है, क्योंकि फुहारे केवल पहुंचते हैं, ठीक है। इसलिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि वन सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया था हमने, तो ये किया गया था 1972 में। कब किया था, 1972 में। लेकिन आपको और भी अधिनियम या एक्ट ध्यान रखना कि जैसे सवाल आ जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, पर्यावरण संरक्षण 1986 में। वन अधिनियम कब आया, 1980 में आया। जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो 2002 में आया, ठीक है, 2002 में आया। आईटी एक्ट कब आया, 2000 में आया। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में आया, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया, तो बताएंगे ये 1992 में आया था, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे, है नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, ठीक है। तो ये सभी पता है सौर स्थिरांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, वहां पे जो सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सौर स्थिरांक कहते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो ये हम सभी को पता है कि भाई ये तो हमने कहां से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। कहां से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। यूएसएसआर जो वर्तमान में इसे क्या कहते हैं हम लोग, रूस कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रूस कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड सोवियत संघ रूस जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक। तो ये मौलिक कर्तव्य हमें पता है। मौलिक कर्तव्य क्या है, ये भारत के जो नागरिक हैं उन नागरिकों का ये कर्तव्य होगा, ठीक है, राज्य का नहीं होगा। राज्य का तो कर्तव्य भाग 4 में है, यानी राज्य के नीति निर्देश तत्व ही क्या है, राज्यों के कर्तव्य हैं, ठीक है। तो हमारे कितने मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं, 11 किए गए हैं। कितने किए गए भैया, 11 किए गए हैं, ठीक है।
ये कब जोड़ा गया था, सबको पता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा है, ठीक है, कौन सा है। और ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, तो कह रहा है सबसे ऊंचा कौन है, तो सबसे ऊंचे स्तर पर कौन रहता है, तो रहता है शाकाहारी। कौन रहेगा भाई, सॉरी शाकाहारी कैसे हो जाएगा, मांसाहारी होगा, ऐसा होगा मांसाहारी होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे जब ऐसे हम लोग बनाते हैं तो इस वाली स्थिति में क्या बनता है, सबसे नीचे क्या होता है, यहाँ पे उत्पादक होता है, फिर ऊपर क्या होगा आपका उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता होगा, ठीक है। और ये उपभोक्ता जो होता है, ठीक है ना, ये उपभोक्ता जो होगा ये प्रथम भी होगा, फिर आगे चलकर वो एक द्वितीयक भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसको खाने वाला ये द्वितीयक उपभोक्ता होगा। तो ये क्या होगा आपका कहीं ना कहीं फर्स्ट उपभोक्ता होगा, और ये दूसरा क्या होगा, ये दूसरा उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वनस्पतियां आ जाएंगी, इनको खाने वाले यहाँ पे हिरण बकरी गाय आ जाएंगी, ठीक है, इनको खाने वाले ऊपर आपके सियार है नी, लोमड़ी, शेर, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसा होगा, ये मांसाहारी, ये वाला स्थान कैसा मांसाहारी है, सबसे ऊंचे वाला पे। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो सबको पता है कि पृथ्वी के पास सबसे वो कौन है, वो है क्षोभ मंडल। कौन है भाई, वो है क्षोभ मंडल। ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है नी, क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है, और इसी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे एक मिलेगा मंडल, 2 मंडल हो जाएंगे, 3, 4 और 5 हो जाएंगे। तो नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल कहते हैं। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फेयर, इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, इसे कहेंगे ट्रोपोस्फियर, ठीक। उसके ऊपर क्या कहेंगे, समताप मंडल, समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। यानी इसे कहेंगे क्या, इस इंग्लिश से कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मध्य मंडल, मध्य मंडल, इसे कहेंगे मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। इसे कहेंगे आयन मंडल, यानी आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। इसे क्या कहेंगे, बहिर्मंडल, यानी कि एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि भाई नजदीक कौन है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें, सबसे नजदीक कौन है, क्षोभ मंडल है नहीं। आपको ओजोन परत कहाँ मिलेगी, बताओ, ओजोन परत आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो ये मिलेगी समताप मंडल में ही मिलेगी, लेकिन निचले वाले हिस्से में, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये O3 लेयर मिलेगा आपको, ठीक है, O3 लेयर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा, शूटिंग स्टार कहाँ मिलेगा, शूटिंग स्टार यानी कि जलते हुए तारे मध्य मंडल में, ठीक है। सैटेलाइट कहाँ लॉन्च होंगे, आयन मंडल में, है नी, आयन मंडल में, ठीक है। चार्जेबल कण कहाँ पाए जाते हैं, आयन मंडल में, ठीक है, आयन मंडल में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय एयरप्लेन कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था कब, 2002 में किया गया था, बाकी तो जान ही तो होते हो आप, एक ही ऑप्शन है इसमें, 11 दिसंबर 2002, ठीक है। तो जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताना, ये कहाँ पे हो जाएगा, चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायता करती है, ठीक है। कृषि करने का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है वो हो सकता है क्या, जैविक खेती, यानी ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो इस ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है, खास बात क्या है कि इसमें कि रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं खेतों में, ठीक है, जिससे आगे चलकर
हमें इस दिक्कत समस्या सामना नहीं करना पड़ता है नहीं। तो ऑर्गेनिक खेती अच्छी खेती है, जिसमें खाद के रूप में आप कह सकते हैं हरी खाद यूज कर सकते हैं, है नहीं, कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। अम्लीय वर्षा का संबंध किससे है? देखो ये अम्लीय वर्षा कब होगी? जब हमारे वायु में सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तभी होगी। WWF से क्या आशा है? वैसे तो आप देखेंगे WW जो F है, WWF, तो इसका मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है ना। ये है इसका मुख्यालय, मैंने बताया था कहाँ पे है, ये है ग्लैंड में। कहाँ पे है? ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, यहाँ पे ये है, ठीक। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी आपने पढ़ा भी था, कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड में। यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ? 2005 में। कब हुआ? 2005 में यूनेस्को की ये साइट्स बनाया गया। भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कहाँ पे है ये? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी दिल्ली में है, ठीक है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, ठीक है। तो कोटोपैक्सी जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला में है, और कहाँ पे, किस देश के पड़ोस में है या किस देश में है? तो है इक्वाडोर में। इक्वाडोर यहाँ पे है, ठीक है, इक्वाडोर। तिब्बत की शांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो कहेंगे ये जानी जाती है किससे? तो ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। बाकी इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं भाई? जमुना कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बाकी ध्यान रखना कि ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी सबसे प्रसिद्ध और फेमस एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है तीस्ता। जो तीस्ता नदी ये सिक्किम से निकलती है, और ये बांग्लादेश में जाके मिलती है किससे? ब्रह्मपुत्र से। हालांकि तीस्ता पहले गंगा की सहायक थी, लेकिन बाद में वो ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई। ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो ध्रुव तारा हम किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, उत्तरी तारे को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं, और ये सदैव उत्तरी ध्रुव पर स्थित होता है। सदैव उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, हमेशा ये नॉर्थ पोल पे रहेगा। और इस जिस समय दिशा सूचक यंत्र नहीं थे उस समय, चाहे वो समुद्रों में जलयान हो या जंगल हो या कोई भी एरिया हो, तो उसमें रात के समय में हम लोग जो दिशा का निर्धारण करते थे वो ध्रुव तारे को ही कर देख के करते थे, क्योंकि ये सदैव नॉर्थ साइड में ही होता है, ठीक है ना। तो ध्रुव तारे को पता किया जा सकता है सप्तऋषि तारों को मदद से। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो भारत में कब शुरू किया गया था बताओ? तो ये शुरू किया था 1973 में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व 1973 में बना था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? ये है नैनीताल। कहाँ पे? उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ध्यान रखिए कि कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी, ठीक है, बहती है इसके बीच से, ठीक है। और इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम वर्तमान में तो रामगंगा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या कहते थे? हेली राष्ट्रीय उद्यान कहते थे। तो अब इसका नाम बदल चुका है, अब इसे कहते हैं रामगंगा टाइगर रिजर्व कहते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कान्हा ये है मध्य प्रदेश में, है नहीं, मध्य प्रदेश में ये है। बाकी अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में कई सारे टाइगर रिजर्व, क्या मतलब यहाँ पर आपके कई सारे क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। एक आपने पढ़ा होगा
जल्दापारा नेशनल पार्क सुना है। एक आपने न्योरा घाटी नेशनल पार्क यहीं पे है। एक है गोरुमारा नेशनल पार्क, ये भी यहीं पे है। फिर इसके बाद में बुक्सा टाइगर रिजर्व यहीं पे है, बुक्सा नेशनल पार्क यहीं पे है। इसके अलावा आप देखेंगे एक यहीं पे जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये भी यहीं पे है। ठीक, तो कई सारे यहाँ पे क्या है राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य में हुआ था? हाँ, ये भी सवाल पूछा गया था भैया। ठीक है, तो ये समझौता जो हुआ था स्पेशली ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। लेकिन जो ये समझौता देख रहे हैं नरम दल और गरम दल के मध्य, ये भी इसी समय हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे सटीक आंसर क्या है? कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य। क्योंकि जो लखनऊ में ये समझौता हुआ था 1916 में, यानी कांग्रेस की जो बैठक 1916 में हुई थी लखनऊ में, उसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग बैठक भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये सही है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था इस वाले में। ठीक है ना, ध्यान देंगे। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका? गुजरात। क्या आंसर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका गुजरात, सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। जो कार्बन डेटिंग ऐसी पद्धति है जो मतलब कोई भी चट्टान हो, ठीक है, उसको पता करना है कि ये कितना साल पुराना हो चुका है, यानी कि उसकी एज ज्ञात करनी हो, तो कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं हम लोग? एज ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों की आयु हम लोग ज्ञात करते हैं कार्बन डेटिंग से। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान अपनाया था? तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, और ये चीज ध्यान रखेंगे कि अभी सामने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में जो आपका राष्ट्रीय जो गीत है, जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको गाना क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। क्यों? कि आपने देखा है कि ये जब प्रकाशित हुआ था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उसको तब से लेकर और अब तक की बात करते हैं, यानी कि 2025 में पूरे कितने साल हो गए? पूरे 150 साल हो गए। ठीक है ना। बायोमैग्निफिकेशन है, क्या है भाई? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, जीवों के आकार में वृद्धि, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, उपयुक्त सभी सही है। देखो जो बायोमैग्निफिकेशन है इसका मतलब ये होता है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। हमें ये चीज पता है कि हमने सुना होगा कि एक लिंडेमान का 10% नियम, ठीक है, तो लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि ऊर्जा एक ऊर्जा का स्थानांतरण 10% ही होता है। ठीक है, 90% एनर्जी खत्म हो जाती है उसको ट्रांसफर होने में। ठीक है, यानी कि आपने कोई चीज खाई, उसमें अगर जो 1000 कैलोरी है तो आप में केवल वो 10% ही जाएगा, अर्थात वो केवल और केवल 100 ही कैलोरी जाएगी। ठीक है, बाकी 90% नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि बायोमैग्निफिकेशन ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि कोई भी चीज, किसी जानवर ने या कोई जीव जंतु ने कोई विषैला चीज खा लिया, ठीक है, तो वो उसकी बॉडी में समय के अनुसार उसकी सांद्रता यानी क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, वो क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका इसका मतलब बायोमैग्निफिकेशन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कह रहा अजैविक घटक नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है मुझे लगा इसमें कुछ रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं है तो ये क्या है? कवक, क्योंकि ये जैविक कारक है। कैसा कारक है भैया? ये जैविक कारक है। ठीक है ना, जैविक कारक है। और देखते हैं आज का हमारा अंतिम सवाल कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है?
तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, एम्स्टर्डम में है, यानी कि नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की ये क्या है, राजधानी है। कहाँ है, नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो ठीक 1971 के आसपास में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, आज के टोटल 150 क्वेश्चन थे जो आपके सवाल ये पूछे गए हैं, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपने देखा 2022 में रिपीट भी हुए थे 2017 वाले से। ठीक है, तो इसलिए PYQ आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, PYQ आपको ये समझने में सहायता करता है कि पिछले सवाल कैसे पूछे गए थे और हमें किस प्रकार की तैयारी अभी वर्तमान में करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।